बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बुधवार की सुबह है तो सिर की सिप भी होगी, लेकिन पहले एक बार बग्गा साहब का किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग। टैरिफ की बात चल रही है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज रात को जब रोज़ गार्डन में, सर वहाँ पे नाम है रोज़ गार्डन या वाकई में गुलाब के फूल काफ़ी हैं वहाँ पे? क्या पता। ये देखिए रियलिटी टीवी हो रहा है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की जगह रियलिटी टीवी खेला जा रहा है। तो अब पता नहीं वो फूल रखेंगे कि डेस्क पे बैठ के करेंगे, देखना पड़ेगा। और सारा उनका कैबिनेट भी होगा, वो नारे लगाए जाएंगे भाई लिबरेशन डे, और जैसे आपने कहा टी डे, टैरिफ डे है, बट लिबरेशन नहीं है, गम से निजात पाए क्यों। हम्म। तो वही बात है कि अनसर्टेनिटी रहेगी, रोल बैक्स रहेंगे, रिटेलिएशन रहेगा। ये तो हम्म। लंबी अवधि में चलने वाला है। मार्केट सोचे भाई अब जो करना है कर ले, मैं तो नहीं गिरूंगा। हम्म। मार्केट सब साइड में बैठ गए हैं, चलो देख लेते हैं क्या बोलते हैं आज। आपको क्या लगता है सर, आज क्या क्या कर सकते हैं कि किसकी संभावना ज़्यादा है किसकी कम? संभावना यही है अनिल जी, 20% सब पे लगा देंगे। 20 अक्रॉस, ओके। 20% हाँ, यूनिवर्सल टैरिफ आ जाएंगे 20% के। और फार्मा पे शायद बोल दें, जैसे आप अभी कह रहे थे, फार्मा पे कह दें कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। वैसे उनके पास 270 दिन और हैं फार्मा की स्टडी के लिए, क्योंकि जब ये अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि भाई देख क्या हो रहा है, तो उनको टाइम दिया जाता है 1 साल का। तो उसमें अब 270 दिन आराम से हैं उनके पास, अगर फार्मा पे लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। बट ट्रंप यही देखेंगे कि किस चीज़ से मार्केट विचलित होता है, किस चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उनकी छवि बनती है, क्योंकि वो लेगेसी सोच रहे हैं अब सारा। तो अगर वो उस तरफ जाए तो 25% फार्मा पे भी आ सकता है। तो 20% सब कंट्रीज पर और 25% फार्मा पर, 25% सेमीकंडक्टर्स पर। बट अमेरिका तो अब सेमीकंडक्टर बनाता नहीं है, इंटेल बनाता है। बाकी जो प्लांट्स बन रहे हैं और टीएसएमसी वगैरह जिन्होंने बोला हम प्लांट लगाएंगे, वो तो 3 से 5 साल दूर है। तो यही है, कुल्हाड़े अपने पैर पे कुल्हाड़े बांधने की बात नहीं है। इन्होंने कुल्हाड़े को अच्छी तरह रख दिया है और उस पे कूदा जा रहा है कि भाई खत्म कर दो अमेरिकन इकोनॉमी को। अब वो जीडीपी नाउ जो डेटा आता है एटलांटा फेड का, कल रात का जो डेटा है अनिल जी, -3.8% फर्स्ट क्वार्टर में दिखा रहा है। इनका अगर इंडस्ट्रियल पीएमआई देखें, कल जो आया पूरी रिपोर्ट, 18 बारी स्लो डाउन की बात हुई, कोई 25 बारी रिसेशन की बात हुई, ऑर्डर्स के बारे में चिंता की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई। पूरी रिपोर्ट में लाल ही लाल से आई थी। तो यही है कि इस बार उन्होंने कहा है कि हम डिटॉक्स ले रहे हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर इकोनॉमी नीचे भी जाए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम लंबी अवधि के लिए चीज़ें कर रहे हैं। बट है तो प्रॉब्लम तो है। और 1-1.5% ग्लोबल जीडीपी गिर सकता है इन टैरिफ्स के कारण, अगर पूरा जंग छिड़ गई, टैरिफ और रिटेलिएशन दोनों अगर आ गए। और इसमें सबसे क्षतिग्रस्त जो देश रहेंगे, कनाडा, मेक्सिको और आयरलैंड, साउथ कोरिया, इन सबको सबसे ज़्यादा हानि होगी। भारत को इतनी हानि नहीं है, हमारा छोटा सा है उनके साथ एक्सपोजर, और नहीं होगा तो कोई और देश मिल जाएगा। मगर साहब जो टैरिफ के मामले में मैं जानना चाहता था, कैसे लगाएंगे वो? सब पे एक साथ एक ही जैसा, अलग अलग देशों पे अलग, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग? क्या आपको क्या सेंस मिल रहा है, क्या होगा? अनिल जी, वैसे तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने का टाइम दिया था अपने ट्रेड डिपार्टमेंट को कि सारे कंट्रीज को आप स्टडी करिए, और जो सबसे ज़्यादा हमारे पे टैरिफ ला रहे हैं उनको भी स्टडी करिए, बताइए। और यही नहीं कि टैरिफ जो लगा रहे, बट नॉन टैरिफ बैरियर्स, और यहाँ तक कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी जहाँ जहाँ पर है वो भी बताइए, क्योंकि हमारी कीमतें फिर कंज्यूमर्स के लिए उतनी महंगी हो जाती हैं उन कंट्रीज में। तो कायदे से अगर वो कंसिस्टेंट होते तो आज ऐसा होता कि भारत के ऊपर 6-7% लगता, क्योंकि औसतन जो है वेटेड एवरेज जो हमारा है वो 9.5% है अमेरिकन गुड्स पर, और अमेरिका का हमारे ऊपर 3% का टैरिफ है। तो 6.5 बनता है अगर उनका वो फॉर्मूला होता। बट वो फॉर्मूला आएगा नहीं। हमें लगता है कि 20% या 15% अक्रॉस द बोर्ड सब कंट्रीज पे लगा देंगे, और फिर वेट करेंगे कि सब कंट्रीज आके नेगोशिएट करें। अब इसमें अहम मुद्दा क्या है कि ट्रंप
टैरिफ को क्या यूज कर रहे हैं री इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, वापस इंडस्ट्री को लाने के लिए अमेरिका में? क्या वो टैरिफ को यूज कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए जो बिगड़ा हुआ इनका ट्रेड बैलेंस है, या फिर एक जियो पॉलिटिकल टूल चाइना से अपनी सप्लाई चेन को निकालने के लिए? ये तीन अहम उनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसमें वो क्या करेंगे आज वही हमें देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि अक्रॉस द बोर्ड 15 से 20%, ज़्यादातर उम्मीद यही है 20% का अक्रॉस द बोर्ड हर कंट्री पे लगा देंगे और बोलेंगे कि हम रियायतें देंगे दोस्तों को और नेगोशिएट करेंगे, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, लेके आएगा डील्स। आई एम अ डील मेकर, मैं डील करूंगा और इसको हम कम करेंगे, बट आज से हम 20% लागू कर रहे हैं। ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। दूसरा है कंट्री वाइज, तो उसमें भारत का 6-7% आ सकता है। तीसरा है कि सेक्टर वाइज करें, तो कंट्रीज बोलें कि अभी हम सोच रहे हैं बट पहले हम सेक्टर्स पकड़ते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और गाड़ियों पे हमने कर दिया, आज फार्मा पे करते हैं, सेमीकंडक्टर पे करते हैं, और किसी चीज़ पे करते हैं। तो ये हो सकता है। और चाइना पे जो 20% ऑलरेडी लागू है वो रहेगा। तो ये तीसरा है, उसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आज तमाशा चाहिए उनको, आज फायरवर्क्स चाहिए और पूरा सेटिंग है व्हाइट हाउस में बैठ के इस तरह से दुनिया भर को डिक्टेट करना। उसमें वो छोटा सा वाटर पिस्टल से नहीं मारेंगे कि भाई हम इतना कर देते हैं 5% या कुछ, वो बड़ा ऐलान करेंगे। तो ये क्योंकि रियलिटी टीवी है, मेरे को लगता है कि 20% रहेगा। बग्गा साहब, कल दोपहर में बाजार बंद होते होते एक खबर भी आई थी एजेंसीज के हवाले से कि चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत और चीन को थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। मतलब वो तो खैर मुंह से बोला है, दिमाग में दिल में क्या चल रहा है उनके, और फिर हमारे लिए क्या फ़ायदा है? चीन पे भरोसा करना या भले ट्रम्प साहब जैसे भी है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? हाँ, दोनों के साथ काम करेंगे अनिल जी। जैसे यूक्रेन और रशिया में भी भारत ने किया, तो अब चीन अगर आप देखें कि उनके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं मॉस्को में, मई में जी जिनपिंग और पुतिन की वार्ता होने वाली है, पुतिन भारत आने वाले हैं। तो इस तरह से अब मल्टीलैटरल वर्ल्ड हो गया कि अमेरिका अगर अपने दरवाजे बंद करना शुरू करेगा तो चीन क्या देख रहा है, रशिया से बना के रखें। साउथ कोरिया और जापान को मिलके आए चीन, तो उसमें एक रीजनल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोरिया और जापान पे बहुत क्षति होगी अमेरिकन टैरिफ्स का। तो वो देख रहे हैं नया मार्केट कैसे बनाया जाए, क्या निकाला जाए। और फिर चीन भारत से बात कर रहा है। तो यही है कि भारत में पैसा आया नहीं चीन से। जब चाइना +1 हुआ, चाइनीज कंपनीज ने क्या किया अनिल जी, 2018 के बाद वियतनाम में उन्होंने निवेश किया, मलेशिया में किया, मेक्सिको में किया, यहाँ तक कि कनाडा में भी किया। बट भारत को उन्होंने कोई निवेश, भारत में निवेश नहीं किया बनाने के लिए चीजें। तो वो थ्रॉटल करने की कोशिश में थे भारत को। अब अमेरिका की क्या नई नीति है कि अगर मेक्सिको और कनाडा में माल आ रहा है चाइना से, वो ट्रांसशिपमेंट है, मतलब बना हुआ माल चाइना में है, उस पर कुछ पुर्जे लगा के आप उसको मेड इन मेक्सिको, मेड इन कनाडा, मेड इन वियतनाम कर रहे हैं, तब हम उस पर और हायर ड्यूटी लगाएंगे, चाइना वाली भी और सेक्टर वाली भी। तो इससे मेक्सिको और कनाडा में जो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक थ्रेट में आ जाते हैं। तो उसके लिए अब चाइना ढूंढ रहा है एलाइज कि किस तरह से एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाया जाए। और भारत को क्या करना है, हमें हर एक के साथ मैत्री रखनी है। चाइना एंड ऑफ द डे तो हमारा घातक दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो दोस्त बन जाएगा, बट अगर उसकी इन्वेस्टमेंट आती है उसको वेलकम करके आने दो, फैक्ट्रियां लगाने दो। इसमें मैं दो आपसे एक एनेक्डोटल एविडेंस शेयर करना चाहूंगा अनिल जी, अगर टाइम है तो। सर प्लीज, है ना टाइम, क्यों नहीं सर, प्लीज। जी जी। वो एक तो वियतनाम में थोड़ा कंज्यूमर गुड्स के मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक अमेरिकन पीई को अपनी कंपनी भी बेची और अब वियतनाम में बन रहा है उनका माल, पहले चाइना में बनता था। वो कह रहे थे कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो चाइना से क्वालिटी आती थी वो स्पेशली कंज्यूमर उसमें अच्छा नहीं आ रहा। दूसरा, जो थाईलैंड में जो फ्लाईओवर ये
ये जो बड़ी बिल्डिंग गिरी, वो अनिल जी बनाई जा रही थी। आईटीडी सीमेंटेशन जो है उसका जो पेरेंट कंपनी है, वो, और साथ में चाइना रेलवे कॉरपोरेशन, उसमें जो माल लगा हुआ था, जो स्टील पाया गया कि वो अच्छा स्टील अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो अगेन चाइनीज कंपनी की सब्सिडरी थी थाईलैंड में। तो कहने की बात यह है कि जो क्वालिटी चाइना चाइना में कर पा रही है, वो बाहर एटलीस्ट एनेक्डोटली हमें नहीं दिख रही उस तरह की क्वालिटी है। वियतनाम का एग्जाम्पल, और ये थाईलैंड में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई अंडर कंस्ट्रक्शन, कई लोग उसमें दब गए, उसमें खराब स्टील जो चाइनीज कंपनी की सब्सिडरी, जिसको बंद कर दिया था सरकार ने, वहां बना हुआ था। और जो उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो भी चाइनीज रेलवे नंबर 10 कंपनी करके नाम है उसका, वो कंस्ट्रक्शन कर रही थी। तो ये ज़रूर है कि चाइना का क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म मेजर्स वो लेते हैं, और जब बाहर करते हैं, अपने देश में अच्छा क्वालिटी बनाते हैं, बट बाहर इतना अच्छा क्वालिटी एनेक्डोटली हमने नहीं देखा।